हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मार्केट के अंदर कितना बड़ा क्रैश है, मतलब ये आज तक की हिस्ट्री में, मतलब जितना भी क्रिप्टो को मैंने इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले लोग कह रहे हैं कि पिछले 6-7 सालों में इससे ज़्यादा बड़ा क्रैश विद इन 24 आवर्स नहीं देखा गया। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, मैं नंबर यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। आप ये लेके चलो कि पिछले 24 घंटे में 2 बिलियन US डॉलर जो है वो लिक्विडेट हुए लोग। ये कितना बड़ा है? ये जितना कोविड के अंदर जब मार्केट के अंदर क्रैश हुआ था, तो कोविड के जो डंप था ये उससे भी बड़ा है। और एफटीएक्स का जब कोलैप्स हुआ था, तो भी वो इतना बड़ा नहीं था जितना ये पिछले 24 घंटे में 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्रैश हुआ है। इसकी इसकी जो वजह है उसके तो मैं पूरा डिटेल में समझा दूँगा, लेकिन पहले मैं समरी आपको सिर्फ़ इतनी सी दे दूँ कि हुआ क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अमेरिका ने कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज़ कर दिया। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ ये है कि यार, कि अगर कोई कनाडा और मेक्सिको अगर मुझे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अमेरिका हूँ, वो मैं वहाँ से चीज़ें ले रहा हूँ। तो अगर मैं $100 की चीज़ ले रहा था कनाडा से और अगर मैंने 25% टैरिफ इम्पोज़ कर दिया, तो मतलब वो $100 की चीज़ अब $125 की आएगी अमेरिका के अंदर। राइट? तो अब कोई चीज़ अगर कनाडा से आ रही है और वो महँगी आएगी, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे लैंड करेगी अमेरिका के अंदर, तो वो ऑलरेडी महँगी होगी। तो जब उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए जब कोई चीज़ बेची जाएगी अमेरिका के अंदर, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, राइट? तो जब डिमांड कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट जो है कनाडा का या मेक्सिको का, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। जब कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, तो क्या होगा? उनके जो प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं रहेगी, प्राइस एकदम बढ़ जाएगी, तो इसलिए उनकी जो डिमांड है कनाडा और मेक्सिको के जो प्रोडक्ट्स की, वो एक तो गिर जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, दूसरा इम्पैक्ट क्या है? भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई वहाँ से ऐसी चीज़ आ रही है जो मेरे यहाँ पे मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, सपोज़ करो गाड़ी बनाता हूँ, और अगर कनाडा से टायर आता है और मेक्सिको से सपोज़ इंजन आता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अब ऑब्वियसली जब वहाँ से कोई चीज़ मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मैं अमेरिका हूँ, तो कोई चीज़ वहाँ से जब महँगी आएगी, कोई रॉ मटेरियल महँगा आएगा जो गाड़ी में लगना है, तो ओवरऑल जब रॉ मटेरियल महँगा होगा, तो मेरी गाड़ी भी महँगी होगी ना। तो मेरी गाड़ी जब महँगी होगी, तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज़ जो कनाडा के से रॉ मटेरियल आता था, वो चीज़ें महँगी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा? अमेरिका के अंदर महँगाई की मार भी पड़ेगी। अब ये डबल एज सोर्ड है। इससे इससे होगा क्या? इससे सिंपल सी बात है कि अमेरिका के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ करते थे कनाडा का और मेक्सिको का, वो महँगे होना शुरू हो जाएँगे। तो चीज़ें वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मतलब चीज़ें महँगी होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? जब चीज़ें महँगी होना शुरू हो जाएँगी, तो महँगी होंगी तो क्या होगा? भई वहाँ पे जब महँगी होगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी। जब इन्फ्लेशन हाई होगी, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि फेडरल रिज़र्व रेट कट करेगा, आप ये सोच रहे थे कि 2025 में रेट्स को कट करेगा। अब वो रेट को कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो रेट को कट करेगा तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाएगा, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। जो सप्लाई चेन की वजह से, जो मतलब ये इस टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। ऊपर से अगर फेडरल रिज़र्व रेट कट करेगा, तो क्या होगा? और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो अब वो रेट कट नहीं करेगा। जब वो रेट कट नहीं करेगा, तो मार्केट में जो एक्सपेक्टेड था कि 2025 में यार लिक्विडिटी आएगी, डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद रेट कट्स होंगे और मज़ा आ जाएगा। अब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। जब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो मार्केट उस वजह से रिएक्ट कर रही है, ठीक है? एक और इम्पैक्ट ये देखो देखो ना, सीधी-सी बात है, अगर कोई रॉ मटेरियल कनाडा और मेक्सिको से आ रहा था, अब वो अमेरिका की कई ऐसी फैक्ट्रीज़, कारखाने होंगे, ऐसी कंपनियाँ होंगी, और ख़ास तौर पे जो कनाडा सबसे बड़ा तेल भी सप्लाई करता था अमेरिका को। अब अगर पीछे से तेल, गुड्स एंड सर्विसेज़, जो रॉ मटेरियल्स महँगे होंगे, तो मेरे यहाँ जो कारखाने हैं अमेरिका में, वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी घटेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, जॉब लॉस होगा, ठीक है? तो जब जॉब लॉस होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है ना? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट के अंदर जब लिक्विडिटी नहीं आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, राइट? और ये आज से पहले क्या टैरिफ नहीं टैरिफ हुए, लेकिन इस एक साथ अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पे टैरिफ लगाना, ये आज तक नहीं हुआ था कि अमेरिका ने एकदम, जो उसके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसके। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा है, नंबर 2 पे मेक्सिको है, नंबर 3 पे चाइना है। अब इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पे एक ही रात के अंदर 25% और 10% चाइना पे लगाना, ये एक बहुत बड़ा मैसिव चीज़ है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट में देखने को मिल रहा है।
और सिर्फ़ आप ये मत लेके चलो कि अमेरिका को इसको नुकसान होगा, आप ये लेके चलो कि कनाडा में इसका क्या होगा? कनाडा के अंदर भी सोचिए जो वहाँ की कंपनियाँ, जो स उनकी काफ़ी जीडीपी का परसेंटेज टोटल एक्सपोर्ट उनका 70% 75% उनका डिपेंड करता था अमेरिका पे। वहाँ की कंपनियों का क्या हाल होगा? जो लोग कनाडा के ड्रीम को देख के इंडिया से भी इतने लोग जाते थे, उनका क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ जब उनके नुकसान होंगे, तो वो कंपनियाँ भरपाई कैसे करेंगी? वो लोगों को निकालेंगी फैक्ट्रीज़ में से, फैक्ट्रीज़ बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे। कनाडा के हाल तो और बुरे होने वाले हैं। तो जब वहाँ पे हाल बुरे होंगे तो नौकरियाँ कम होंगी, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कनाडा के लिए भी, मेक्सिको के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सबके लिए। और इन सब पे बाय द वे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ तक तो मैंने दिखा दी समरी, आपको ये समरी समझ आने के बाद आपको समझ में आ गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे डिटेल में आपको रीज़न बताऊँगा कि क्या अमेरिका, आप एक पूछ सकते हो कि अमेरिका को नहीं पता था? क्या वहाँ पे उनके लोगों ने नहीं बताया उन्हें? कि भाई ये जो तुम करने जा रहे हो इसका क्या नुकसान, बिल्कुल है, लेकिन इंटेंट अमेरिका की कुछ अलग है। यहाँ से वीडियो देखना शुरू करें, एंड तक बताऊँगा रियल इंटेंट क्या है, आपके होश उड़ जाएँगे। यहाँ तक तो जो आपने सुना ये सब न्यूज़ आउटलेट आपको बता रहे होंगे, मैंने भी आपको बताया। लेकिन आगे जो न्यूज़ मैं बताऊँगा, कवर करूँगा, वो आपको काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी आपको एक रियल पर्सपेक्टिव समझने को मिलेगा कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, ठीक है? चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ। ये आज से पहले नहीं हुआ, $2 बिलियन यूएस जो पिछले 24 घंटे में निकल गए। कोविड में भी इतना बुरा हाल नहीं था, एफटीएक्स में भी इतना बुरा हाल नहीं था। आपको एक संभावना देने के लिए मैं ये आपको बता दूँ कि 843 लोगों ने वोट किया है। जितने भी लोग क्रिप्टो में 30% लोगों का 60% से ज़्यादा नुकसान हुआ है, पोर्टफोलियो नीचे है और 29% लोगों का 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो नीचे है और 21% लोगों का 10 से 30% पोर्टफोलियो डाउन है। तो पोर्टफोलियो सबका डाउन है, सबसे ज़्यादा नुकसान 30% लोगों का, 60% से ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन है। आप इसको मोटा-मोटा लेके चलो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट में इस वक़्त 60% लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो 50% से ज़्यादा डाउन है, तो आप अकेले नहीं हो। डोंट फील दैट यू आर फीलिंग लाइक अ स्टूपिड, एवरीबॉडी इज़ गोइंग डाउन। देखिए, डाउन ज़्यादातर लोग हो गए हैं जो अल्ट कॉइन्स में हैं, उसको भी मैं लास्ट में समराइज़ करूँगा कि आपको इसमें स्ट्रैटेजी आगे के लिए ना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए इम्पोर्ट ये जो इसका मुझे किसी से पंगा लेना है, तो मैं किसी से पंगा इस बात पे भी ले सकता हूँ कि अगर कोई मेरे घर की गली में 4 चक्कर काट ले, तो मैं नीचे आके रुकूँ, "हाँ भाई, तू क्यों घूम रहा है?" वो बोलेगा, "सर मुझे काम था। मैं यहाँ पे शादी में खाना बनाने के लिए आया हूँ, रेगुलर आया हूँ।" और मैं उसका गिरेबान पकड़ लूँ और बिना बात के उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दूँ। तो लड़ाई झगड़ा तो किसी भी बात पे किया जा सकता है। एक तरीके से वही लड़ाई, अगर मुझे किसी पे पंगा लेना है, तो मैं कोई ना कोई बहाना तो ढूँढूँगा। यहाँ पे बहाना ये बनाया गया कि भाई जो कनाडा है, पहले मेक्सिको ड्रग्स का गढ़ होता था, वहाँ से अमेरिका में सप्लाई होता था। अब मेक्सिको के जितने भी ड्रग कार्टल्स हैं, जो जो ड्रग्स बनाते हैं, जो अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं, अमेरिका के यूथ को, वो मेक्सिको पे तो हमने कंट्रोल कर लिया था। मेक्सिको वाले सारे उठ के कनाडा चले गए। उन्हों कनाडा के रास्ते से अब वो ड्रग्स अमेरिका में भेज रहे हैं। तो मेक्सिको भी ज़िम्मेदार है और कनाडा भी ज़िम्मेदार है। इसलिए हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं, कनाडा पे भी और मेक्सिको पे भी। कोई लॉजिक तो है नहीं इस बात का, लेकिन भाई अमेरिका है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसने ये, भाई आप देखो इसको समझने के लिए ना, ये अमेरिका का मैप है। अमेरिका में नीचे देखो मेक्सिको है, ऊपर देखो कनाडा है। बाकी कोई देश इनको नहीं करता बॉर्डर। क्यूबा एक कुछ हद तक है, लेकिन क्यूबा डायरेक्टली इनके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो आप यहाँ देख सकते हो मेक्सिको और ऊपर कनाडा। मेक्सिको के बॉर्डर पे अमेरिका कहता है कि हमारा बहुत ध्यान था, तो हमने तो वहाँ पे तो कंट्रोल कर लिया, चाहे इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे ड्रग्स हैं। लेकिन कनाडा पे हमारा ध्यान नहीं गया और यही फ़ायदा उठाया मेक्सिको के लोगों ने। मेक्सिको का एक ड्रग कार्टेल यहाँ से उठा, वो कनाडा में चला गया और कनाडा से अब ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये कहना था डोनाल्ड ट्रम्प का, ठीक है? अब इसका कोई नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है अमेरिका को, ये मत समझो। मतलब सोचो कि 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का तो यूएस ट्रेड हिट हुआ है। 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप उड़ गया अमेरिकन कंपनीज़ का, ठीक है? अमेरिकन कंपनीज़ का जो मार्केट कैप है यूएस स्टॉक मार्केट का, उसके फ 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप उड़ गया। 43% ऑफ ऑल यूएस इंपोर्ट्स आर सून सब्जेक्ट टू टैरिफ्स, मतलब जितना भी इंपोर्ट होता है अमेरिका में, उसका 43% इज़ गोइंग टू टेक अ हिट ड्यू टू टैरिफ्स। तो सोचो आप कितना बड़ा है ये। अब ये देखो 1969 के बाद सबसे बड़ा टैरिफ इम्पोज़ हुआ है। लास्ट टाइम इतना बड़ा टैरिफ अगर इम्पोज़ हुआ तो 1969 में, सोचो कितने साल पहले। और ये बहुत बड़ा टैरिफ जो है वो इम्पोज़ किया गया है।
और ये देखिए चाइना कनाडा, मेक्सिको और चाइना 3 सबसे बड़े पार्टनर हैं अमेरिका के और ज़्यादातर देश ये तीनों इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर आप देखो तो कनाडा 430 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो मतलब जो अमेरिका है, वो 430 बिलियन यूएस डॉलर का कनाडा से माल लेता है और एक्सपोर्ट कम करता है। ऐसे ही वो मेक्सिको से 480 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है और 323 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करता था और एक्सपोर्ट कम करता था इन देशों को, ठीक है? तो इसका मतलब ज़्यादा डिपेंडेंस किसकी है? कनाडा की डिपेंडेंस ज़्यादा थी अमेरिका पे, मेक्सिको की डिपेंडेंस ज़्यादा थी अमेरिका पे। चाइना की इतनी डिपेंडेंस नहीं थी, चाइना ने अपने डिपेंडेंस को कम कर लिया था, वो भी मैं आगे आपको समझाऊँगा। तरह-तरह की चीज़ें ये लोग अमेरिका को देते थे, उसमें कार थी, क्रूड पेट्रोलियम था क्योंकि कनाडा जो है वो अमेरिका को मतलब बहुत लोगों को ना ये भी नहीं पता, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे क्लैरिटी कर दूँ। बहुत लोगों को लगता था कि सऊदी अरब जो है परसेप्शन ये थी कि सऊदी अरब अमेरिका को सबसे ज़्यादा तेल देता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कनाडा 62% तेल कनाडा देता है अमेरिका को। आज ये लिख लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपकी परसेप्शन आज क्लियर हो गई कि मैं कनाडा सबसे ज़्यादा अभी कनाडा सोचिए तेल पे अगर टैरिफ लग जाए तो तेल तो हर चीज़ में यूज़ होता है, तो इसलिए वहाँ पे हर चीज़ महँगी हो मेक्सिको भी बहुत तेल देता था 9.6% और रियलिटी में सऊदी अरब बहुत कम तेल देता है अमेरिका तो कनाडा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इसीलिए है, ठीक है? अगर हम चलते हैं वहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो कि ये मेक्सिको से सबसे ज़्यादा कार्स आती थी। अब 25% आप सोचिए कि टैरिफ लगना मेक्सिको पे, तो जनरल मोटर्स, निसान इन सब ने मेक्सिको के अंदर अपने प्लांट्स लगाए हुए थे। वहाँ से गाड़ियाँ आती थी, वो गाड़ियाँ जो है आप समझ सकते हो कि कितनी महँगी होंगी। थे बेशक अमेरिकन कंपनीज़, लेकिन मेक्सिको के अंदर उनके प्लांट्स थे, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना इस और मेक्सिको फ्रेश सप्लाई बहुत देता है मतलब फ्रेश प्रोड्यूस जैसे कि सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत देता है। तो स इनफैक्ट अमेरिका के अंदर 60% जो फ्रेश सप्लाई आती है, फ्रेश प्रोड्यूस जो आता है वो मेक्सिको से आता है। उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो बेसिकली जो ट्रेड की वजह से डिपेंडेंस काफ़ी देशों की जो है जीडीपी ट्रेड पे डिपेंड करती है, लेकिन अमेरिका की डिपेंडेंस सबसे कम है ट्रेड पे। राइट तो अमेरिका एक खुद एक टेक्नोलॉजी कंपनी और टेक्नोलॉजी बेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों को खुद वो प्रोड्यूस करता है राइट और दुनिया को एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें वो किसी एक पर्टिकुलर देश पर डिपेंड नहीं करता अमेरिका के पास ये एडवांटेज रहता है कि वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है अलग अलग चीज़ें वो किसी एक पर्टिकुलर देश पर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन ज़्यादातर देश जनरली एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी एक पर जैसे कनाडा के केस में कितना डिपेंडेंट है यूएस पे राइट तो इस वजह से अमेरिका के पास जो है वो एक एडेड एडवांटेज है स्टॉक मार्केट्स ने बहुत शार्प रिएक्शन दिया सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं बट स्टॉक मार्केट्स ने भी बहुत शार्प रिएक्शन दिया आप ये देख सकते हो कि 3% से जितने भी मेजर इंडिसेस हैं चाहे नैस्डैक है S&P 500 है 3% से ज़्यादा जो है वो गिरे हैं तो राइट गोल्ड भी गिरा है इनफैक्ट गोल्ड गोल्ड ने भी उसी हिसाब से वो गिरा है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है कनाडा एंड मेक्सिको आर फार मोर डिपेंडेंट ऑन द यूएस देन वाइस वर्सा ठीक है कनाडा के एक्सपोर्ट 78% एक्सपोर्ट उनके यूएस को होते थे ठीक है और पूरी बाकी दुनिया को 22% तो कनाडा को हिट तो होगा और यूएस जो है वो इंपोर्ट कनाडा से टोटल इंपोर्ट जो करता है अमेरिका उसका 14% सिर्फ कनाडा से आता था और 15% मेक्सिको से आता था बाकी पूरी दुनिया से 71% आता है मेक्सिको भी अमेरिका के ऊपर 80% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को ऊपर डिपेंडेंट था 80% एक्सपोर्ट अमेरिका को करता था 20% बाकी दुनिया को करता था सोचो कनाडा और अमेरिका को कितना कितना बड़ा हिट है ठीक है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि चाइना के साथ भी अमेरिका एनवीडिया को उसने पहले ही बैन कर रखा है कि वहाँ पे चिपसेट नहीं देने डीप डीप सीक के बाद तो अमेरिका पे न कि चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने का यही ऑब्जेक्टिव है एक तरीके का जवाब है कि तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो हैं? ज़्यादा मतलब तुम्हें मज़े आ रहे हैं डीप सीक और ये वो लो तुम टैरिफ लो। अब चाइना की वेट हो रही है कि चाइना कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? चाइना ने बहुत समझदारी का काम किया 2005 से उसने अपना
जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं, वो काफ़ी कम कर लिए थे। चाइनीज़ यू एक्सपोर्ट टू यूएस रिफ्लेक्ट जस्ट 15%, टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 15% वो अमेरिका को देता था, इसलिए आप देख सकते हो उनके ऊपर कम हिट है। लेकिन चाइना इसका जवाब ज़रूर देगा। ऐसा नहीं कि चाइना के जवाब का इंतज़ार हो रहा है। अगर चाइना ने जवाब दे दिया कि जो चाइना के ऊपर 10% इम्पोज़ किया है, तो चाइना क्या जवाब देगा, वो देखने वाली चीज़ है। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझना कि ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ड्रग्स इतना बड़ा रीज़न हो सकते हैं कि अमेरिका इतनी बड़ी कॉल लेने के लिए तैयार है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के प्रेज़िडेंट ने बोला है, ट्रम्प ने, कि ये अभी शॉर्ट टर्म में पेन है। इस पेन को सह लो, लॉन्ग टर्म में ये सही रहेगा। बेसिकली वो ये करना चाह रहा है कि अब जो मैं असली चीज़ है वो चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? असली चीज़ ये है कि अमेरिका जो है कनाडा को कह रहा है कि भाई मेरी 51st स्टेट बन जाओ। क्या समझे? अब मैं बताता हूँ, ठीक है? वो ये कह रहा है कि उसकी नज़र ग्रीनलैंड पे भी है, राइट? और उसकी नज़र और कई देशों पे है इनफैक्ट इस टाइम। वो ये कह रहा है कि कनाडा तुम हो क्या? तुम जितना प्रोड्यूस करते हो, उसका 78% 77% तुम मुझे ही बेचते हो ना। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हो जाऊँ, तो तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम्हारी पूरी इकोनॉमी तो मेरे पे डिपेंडेंट है ना? तो तुम मेरी स्टेट बन जाओ, एक 51st स्टेट। वो चाहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो दे और आइडेंटिटी खो के अमेरिका के अंदर विलय हो जाए, अमेरिका के अंदर जुड़ जाए। अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होगा? कनाडा एक बहुत विशाल देश है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। कुछ कुछ लैंड मास में तो आज तक लोग पहुँच भी नहीं पाए हैं, उतना बड़ा लैंड मास है। और जो जितनी पॉपुलेशन है कनाडा की, उसका मेजर पोर्शन जो पॉपुलेशन का है, वो सारा का सारा अमेरिका के बॉर्डर पे बसा हुआ है। तो कह रहा है कि यार ऑलमोस्ट तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारे देश मेरे पे तो डिपेंडेंट है और हमारी पॉपुलेशन मिक्स्ड भी है, आती-जाती रहती है और तो तुम मेरे पार्ट बन जाओ। ये है असली प्लान। उसने ये करके कनाडा को एक ये दिखाया कि अगर तुम नहीं मानोगे, अभी तो ये शुरुआत है, मैं आगे और भी कुछ कर सकता हूँ। टैरिफ लगा के ये पहला स्टेप है कि उसकी इकोनॉमी को वीक करना। उसकी इकोनॉमी जब वीक हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है मिलिट्री एक्शन से भी उसको टेस्ट लिया जाए। क्योंकि कनाडा नेटो का मेंबर है, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा शायद वो कदम ना ले, लेकिन इस चीज़ को चाइना और रशिया बहुत क्लोज़ली देख रहे होंगे। अगर कनाडा, रशिया और चाइना के पास जाके बैठ गया, तो मैं बता रहा हूँ ये खतरे की घंटी है। मेक्सिको को तो किसी भी दिन अमेरिका निपटा देगा, मिलिट्री पावर से। लेकिन उसका ध्यान इस टाइम मेक्सिको पे नहीं है। अगर वो मेक्सिको पे करता है तो लैंड मास इतना बड़ा नहीं आएगा। क्यूबा भी साथ में लगा हुआ है। क्यूबा भी साथ में लगा लेकिन क्यूबा उसको ऑलरेडी क्यूबा को वो खत्म कर चुका है अमेरिका। कितने सालों से क्यूबा के अंदर सैंक्शंस हैं। आपको पता होगा क्यूबा के अंदर अमेरिका के कितने बड़े-बड़े सैंक्शंस हैं। वो ये चाहता है कि भाई मेक्सिको को तो मैं किसी भी दिन निपटा लूँगा, उसका भी 80% एक्सपोर्ट वो मुझे ही करता है। पहले देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया, अब उसको सबक सिखाना है। कनाडा को करने के बाद उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा लैंड मास है। अगर मैं आपको फिर से मैप पे ले चलता हूँ, मतलब मैं फिर मैप पे ले चलता हूँ, आप देखो कनाडा कितना विशाल है। कितना विशाल देश है कनाडा कि कनाडा के पास कितना बड़ा लैंड मास है। मेक्सिको एक छोटा-सा है और यहाँ क्यूबा देखो एक छोटा-सा आइलैंड। तो अमेरिका चाहता है कि उसके आस-पास का जो वर्चस्व है, वो उसी के पास रहे और ये एक बहुत बुरा साइन है ऑब्वियसली। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस आप देखोगे कि बहुत जल्दी कनाडा, रशिया और चाइना से हाथ मिलाता दिख सकता है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? सबसे पहला, डी-डॉलराइज़ेशन की आवाज़ बढ़ेगी। डी-डॉलराइज़ेशन करो। डॉलर का जो ये महत्व है इकोनॉमी में, इसको कम करो। तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा कि जब सारे देश मिलके एक ऐसी न्यूट्रल करेंसी को फाइंड करें कि जो सबको एक्सेप्टेबल हो। देखो कनाडा को रशिया की करेंसी से क्या फ़ायदा होगा? रशिया को कनाडा की लेके और चाइना तो बेसिकली वो ये सारे देश मिलके कहेंगे कि हमें एक ऐसी न्यूट्रल करेंसी को फिगर आउट करना है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। बिटकॉइन वो चीज़ हो सकती है, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि चलो जी बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे। अमेरिका को सबसे बड़ी चोट जानते हैं क्या होगी? अमेरिका की सबसे बड़ी चोट ये होगी कि लोग डॉलर को छोड़ के एक न्यूट्रल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दें, राइट? अमेरिका को अब सबक सिखाएँगे ये लोग, चाहे वो मेक्सिको, हो, कनाडा हो क्योंकि अगर ये टैरिफ वॉर बढ़ी, तो ये डेफिनिटली डॉलराइज़ेशन दोबारा से ये रीइग्नाइट होगा। अमेरिका ने इंडिया को भी आँखें दिखाई।
उसने ब्रिक्स नेशन को बोला कि 100% का टैरिफ लगा दूँगा मैं तुम लोगों पे अगर तुमने डीडॉलराइज़ेशन की बात करी। इंडिया ने उसका आंसर इस तरीके से दिया कि उसने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। मतलब कि अमेरिका से जो गुड्स आते थे, उसपे जो टैक्स लगता था उसमें कम कर दिया। एक तरीके से अमेरिका को एक तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश की गई कि नहीं-नहीं कोई गलतफ़हमी हो गई होगी क्योंकि इंडिया भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो इंडिया ने वो चांस नहीं लिया। इंडिया ने अमेरिका को इम्प्रेस करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया ताकि अमेरिका की हार्ले डेविडसन और उसकी जो गाड़ियाँ हैं, जो कल को टेस्ला है, वो यहाँ पे बिक सके। ऑब्वियसली उसने ये इसलिए भी किया होगा कि टेस्ला बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है इंडिया को, यहाँ पे हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम नहीं करी थी, टेस्ला यहाँ बिकती नहीं। तो कहीं न कहीं इलॉन मस्क ने वो प्रेशर बनवाया कि यार मेरी गाड़ी की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, कुछ करवाओ। तो इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ कम करी है। देखो पूरी दुनिया में लेकिन इस तरीके की जो धमकियाँ हैं अमेरिका की ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रेड वॉर से निपटने के लिए एक न्यूट्रल करेंसी की तलाश की जाएगी और मैं ये आपको आज बता दूं कि इसको सबसे पहले हो सकता है गोल्ड बैक करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीधा हो सकता है बिटकॉइन को ना करें, बहुत तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट अपनी खुद की करेंसी और ये सब होगा। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी क्योंकि एक डिजिटल न्यूट्रल करेंसी और एक डिजिटल न्यूट्रल पेमेंट नेटवर्क, क्योंकि अल्टीमेटली करेंसी होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। मेन है पेमेंट नेटवर्क। स्विफ्ट एक बहुत बड़ा पेमेंट नेटवर्क है जिस पे डॉलर चलता है। अमेरिका के वर्चस्व को अगर कायम किया गया है, तो वो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू किया गया है और स्विफ्ट नेटवर्क को भी अमेरिका ही ओन करता है। तो उसकी उसी का डॉलर, उसी का पेमेंट नेटवर्क। तो एक फ्यूचर में तलाश इस चीज़ की होगी कि ना सिर्फ करेंसी, बल्कि एक पेमेंट नेटवर्क भी हो। तो बिटकॉइन की खासियत ये है कि बिटकॉइन एक पेमेंट नेटवर्क भी है और उस पेमेंट नेटवर्क की करेंसी का नाम है बिटकॉइन। तो पेमेंट नेटवर्क और बिटकॉइन ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं। सो हो सकता है कि कल को ऐसी डिबेट्स बढ़ना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि इतने बड़े धमकियों के बाद, इतनी बड़े एक्शन के बाद अमेरिका के कि क्या दुनिया में डिबेट नहीं होगी? आप सोचिए पूरी दुनिया में मार्केट्स के अंदर से कितने ट्रिलियन डॉलर निकल चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए कि अमेरिका कल को ये कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ेगी, अमेरिका को डोनाल्ड ट्रम्प को ही पता था। अमेरिका कल को ये कर सकता है कि वहाँ इनकम टैक्स हटा दे, क्योंकि वहाँ पे जब लोग त्राहिमाम करेंगे और उनके पास चीज़ें खरीदने की पैसे नहीं होंगे। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी टैक्स रेट बहुत हाई है। अमेरिका हो सकता है अपने यहाँ पे टैक्स एबॉलिश कर दे। इनकम टैक्स एबॉलिश कर देगा तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और वो वहाँ पे अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट कर मिलेगा। अमेरिका की इकोनॉमी बैठेगी, अमेरिका की कंपनीज़ बैठेंगी, अमेरिका की सामान जो है कम बिकना कम हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट भी सैंक्शंस लगाएगी तो पूरी दुनिया में बाकी जगहों पे उसके लिए भी माल बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका क्या करेगा कि अपनी सेल्फ कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कि उसके देश के अंदर ही कंजम्पशन बढ़े, वो इनकम टैक्स को अबॉलिश कर सकता है। तभी उसने ये सिग्नल भी दिया है कि टैरिफ थोड़ा-सा एक पेनफुल ज़रूर है, इस पेन को बेयर कर लो, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। हिंट वो ऑलरेडी दे चुका है कि इनकम टैक्स को वो एबॉलिश कर सकता है। तो ये भी अमेरिका एक बड़ी चीज़ कर सकता है। बाकी देशों को एक और चीज़ करनी चाहिए कि अमेरिका से लड़ाई लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका से ना लड़ के अमेरिका को जो चीज़ पसंद है, वही चीज़ आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। अमेरिका को गोल्ड पसंद था वर्ल्ड वॉर के समय में। अमेरिका ने बहुत दबा के गोल्ड को एक्यूमुलेट किया, ठीक है? लेकिन उसने पूरी दुनिया को गोल्ड एक्यूमुलेट करने नहीं दिया क्योंकि उनको उसने लड़ा के रखा। सिमिलर स्ट्रैटेजी वो इस बार भी बनाई उसने। अमेरिका ने पूरी दुनिया को लड़ाया, पूरी दुनिया में मिडल ईस्ट से लेके हर जगह लड़ाइयाँ लड़ी, राइट? और उसने इज़राइल को उसने यूज़ किया, उसने कई देशों को यूज़ किया कि भैया तुम लड़ते रहो और उसने उसने पीछे से क्या करा, जब पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में थी, तो वो बिटकॉइन को बाय कर रहा था, राइट? और बिटकॉइन के अराउंड वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहा था। अभी भी अमेरिका को जो चीज़ पसंद है, राइट? वो अमेरिका को पसंद है बिटकॉइन। अगर पूरी दुनिया की जो देश हैं, वो अगर इस बात को समझ लें कि हमें अमेरिका को ने जैसे गोल्ड को उसने एक्यूमुलेट किया था, तो उसको हमने उसको आउटपेस किया था। तो सिमिलरली हम इस बार नहीं करने देंगे, वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। जो अमेरिका को पसंद है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो उसने गोल्ड ने जैसे उसको ताकत दी थी, हम बिटकॉइन को पहले आउटपेस कर देते हैं। अमेरिका से ज़्यादा हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये एक और चीज़ होगी और जो बाकी देश हो सकते हैं, उनको एक जग जाएँ वो। और आपके लिए क्या है? देखिए, आपके लिए ये हमेशा जो मेरे चैनल को देखते हैं, वो ये मानेंगे और ये कमेंट करना यार प्लीज़।
जो मेरे चैनल को देखते हैं उनको मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, कभी भी आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन नहीं नीचे जाना चाहिए। 50% से मिनिमम कभी नहीं जाना चाहिए। आपका 50 और अगर आप 50 साल से ऊपर हो, 55 साल से ऊपर हो तो बिटकॉइन ही होना चाहिए। हमेशा कहता हूँ, है ना? कहता हूँ ना? एक बारी कमेंट करके बताइए। 50% से कभी भी तो उससे क्या होता है और फिर मैं आपको कहता हूँ इथेरियम और सोलाना और बाकी जो मीम कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो 10% से ऊपर आपके पोर्टफोलियो में नहीं जाने चाहिए। मीम कॉइन तो इनफैक्ट मैं कहता हूँ 2 टू 5%। और यही कारण है अगर आप मार्केट को देखोगे, इस टाइम पूरी मार्केट क्रैश हुई है। अगर मैं आपके सामने 1 मिनट को यहाँ पे मैं खोलता हूँ और उस मार्केट को शेयर करते हैं, ठीक है? राइट, तो अगर आप पूरी मार्केट को देखो, ठीक है? कैटेगरीज़ को देखो। अगर आप पिछले 7 दिन में देखो एक कैटेगरीज़ यहाँ पे हम कैटेगरीज़ को देखते हैं, ठीक है? हम कैटेगरीज़ को अगर देखें, तो लेयर 1 में हम पहले बिटकॉइन को देखें, तो प्रूफ ऑफ वर्क वाली कैटेगरी में 7 दिन में सिर्फ 9.7% गिरी है मार्केट, पिछले 24 घंटे में 7% गिरी है। लेकिन हम देख रहे हैं मेड इन यूएसए 19% गिरी है, ठीक है? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस पोर्टफोलियो 21% से डाउन है, ठीक है? और हम नीचे चलते हैं। एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स भी गिरे हैं, डीफाई 20% गिरा है, मीम कॉइन्स 25% गिरे हैं। लिक्विड स्टेकिंग 20%, डॉग थीम कॉइन्स 26% और कई मीम कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा गिरे हैं। अगर हम यहाँ पे अब हम चलते हैं, चलो मीम की बात भी कर लेते हैं। हम यहाँ मीम्स की अगर देखें, तो आपके बड़े-बड़े मीम्स देखिए पिछले 24 घंटे में 23%, 25%, 32%। आप ये देखिए मीम्स की हालत देखिए, राइट? तो ये यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हिट हुआ है जिनके पास मीम कॉइन्स भर रखे थे, जिन्होंने अपने बैग के अंदर इलॉन मस्क वाले जो कॉइन्स थे, वो सब नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ तक कि एआई एजेंट्स तक भी गिरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैटेगरी है, ये भी 25% गिरी है। कोई ऐसा कॉइन नहीं है जो 25% से कम है। अगर मैं एआई एजेंट्स की बात करूँ, तो एआई एजेंट्स में देखिए 30%, वर्चुअल प्रोटोकॉल 20%, A16Z 25%, 27%, एआईएक्सबीटीसी 27%, ये सारे कॉइन्स कितने गिरे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखिए मार्केट के अंदर बीटीसी को अगर हम देखें, मैं हमेशा से आपको ये एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि बीटीसी 6% गिरा है, 24 घंटे के अंदर अगर मैं इसका देखूँ तो 6% गिरा है, 7 दिन में 7% गिरा है, इथेरियम भी 24 घंटे में 20% गिरा है। और 7 दिन में 20 तो ये यहाँ से ये दर्शाता है आपका एक्सआरपी 22% गिरा है 24 घंटे में, डोज कॉइन 28% गिरा है। बिटकॉइन का अगर मैं ऑल टाइम हाई एक मैं एक छोटा-सा आपको ऐसी कंपैरिज़न दिखाऊँ, बिटकॉइन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 15% डाउन है, लेकिन कई मीम कॉइन्स जो हैं उनके बुरे हाल हैं। मैं सबसे बड़े मीम कॉइन को उठा लेता हूँ, तो आप बाकियों का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो कि डोज कॉइन अभी भी 70% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, राइट? और अगर मैं सबसे बड़े L1 की बात करूँ, तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स का तो क्या हाल होगा। जो सबसे बड़ी L1 चेन है इथेरियम, जो कि किंग ऑफ ऑल ऑल्ट कॉइन्स है, उसको भी देखो तो 50% डाउन है और बीटीसी सिर्फ 15% डाउन है। तो इससे ये पता लगता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर पहली बार डीकपलिंग देखी जा रही है बिटकॉइन में और बाकी ऑल्ट कॉइन्स में, ठीक है? अगर मैं मार्केट में डोमिनेंस की बात करूँ, तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है, वो इस टाइम 60% पे डोमिनेंस है, राइट? तो हमेशा से आपको ये बोलता है, कोई आज ये नई बात नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, जानते हैं, ऑल्ट कॉइन्स लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, मार्केट्स फिर भी रिकवर कर जाएँगी। हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट्स के अंदर इंक्रीज़ होगा, बिटकॉइन में स्लो एंड स्टेडीली इंक्रीज़ करेगा। स्लो एंड स्टेडीली क्रिप्टो में बाय द वे 140% एवरेज साल का उसने रिटर्न दिया। आपको ऑब्वियसली कम लगता है, क्योंकि क्रिप्टो में आप तो वही हो ना जो एफडी में 7-8% पे खुश थे। अब क्रिप्टो में आपको 100 सवा 100% भी कम लगता है। अब क्या करा जाए? यही ग्रीड है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स अगर आपको 4x 5x देते हैं, तो भाई 4x 5x वो गिरते भी हैं। हाँ, आप जब गिरता है तब इस मिस्टेक को एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे, आप ऐसे नुकसान खाते रहोगे। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अगर पसंद आई, ये वीडियो पसंद आए जिसको मैंने बहुत दिल से बनाया, इसको अगर आपको पसंद आए तो एक बारी प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। इसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट में पड़ेगा। सोच समझ के चलिएगा। स्टॉक्स के अंदर भी अगर आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में थे तो आपको नुकसान हुआ है, लार्ज कैप में थे तो कम नुकसान हुआ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपनी ग्रीड पे कंट्रोल करो। ऐसी मार्केट्स के अपडेट मैक्रो में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ होगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर कम होते हैं, ये कभी भी कुछ भी सरप्राइज़ दे देंगे। वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहो, ठीक है? और बने रहो यार, ठीक है? चलो, विद दिस थॉट
थैंक यू वेरी मच।